2015 में ना दुनिया के सबसे बड़े टेक पंडितों और विश्लेषकों ने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की थी। हाँ, मुझे याद है वो दौर। बिल्कुल, मतलब उनका कहना था कि वर्चुअल रियलिटी यानी जो VR हेडसेट्स होते हैं वो सिनेमा घरों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, मार देंगे। जो कि उस समय सुनकर काफी हद तक सही भी लगता था, है ना? हाँ, तर्क तो यही था कि भाई जब कोई भी इंसान अपने घर के आरामदायक सोफे पर बैठकर 360 डिग्री का पूरा सिनेमाई अनुभव ले सकता है तो वो महंगा टिकट खरीदकर ट्रैफिक में फंसकर थिएटर क्यों जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज 10 साल बाद एक बहुत ही अजीब चीज हुई है। सिनेमा घर मरे नहीं है, बल्कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी पीढ़ी ने उन्हें डूबने से बचा लिया है जो स्क्रीन के सामने ही पैदा हुई थी, हमारी जेन ज़ी। हाँ, ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है 2026 और उसके बाद के सिनेमा और पूरे मनोरंजन जगत का भविष्य। और इस पूरी तस्वीर को ना अच्छे से समझने के लिए आज हमारे पास बहुत ही ठोस और बिल्कुल ताज़ा डेटा मौजूद है। मतलब हम किन सोर्सेस की बात कर रहे हैं? हम उन पुरानी 2015 की भविष्यवाणियों की तुलना आज की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट से करेंगे। हमारे पास सिनेमा वर्क्स, सिनेमा यूनाइटेड, एलियट्स और 2025 की जो EY की मीडिया और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट है उसके बहुत ही विस्तृत आंकड़े हैं। अरे वाह, तो डेटा की कोई कमी नहीं है आज? बिल्कुल नहीं। इन सबको मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री असल में किस दिशा में जा रही है। तो आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि क्या सच में पारंपरिक सिनेमा का अंत नजदीक है या फिर ये एक ऐसे नए रूप में बदल रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। अगर एक छोटी सी उपमा दूं तो मनोरंजन उद्योग आज एक कैटरपिलर की तरह है जो कोकून के अंदर तितली में बदल रहा है। मतलब बाहर से देखने पे किसी को भी लग सकता है कि सब कुछ टूट रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन अंदर ना एक बहुत ही जटिल ढांचागत बदलाव हो रहा है। पुरानी नींव पर एक बिल्कुल नया और आधुनिक स्मार्ट होम बनाया जा रहा है। मैं कहूंगी कि ये उपमा एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि अगर हम डिस्प्ले डेली के उस 2015 वाले आर्टिकल को देखें ना तो उस वक्त का जो डर था वो बहुत तार्किक लग रहा था। हाँ, ऑक्यूलस रिफ्ट आ रहा था उस समय। बिल्कुल, ऑक्यूलस रिफ्ट जैसे गैजेट्स बाजार में आ रहे थे और स्मार्टफोन स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन था वो बड़े टीवी को टक्कर दे रहा था। तो ऐसे में ये मान लेना बहुत आसान था कि मोबिलिटी और हमारी पर्सनल स्क्रीन्स थिएटर्स को तो खत्म ही कर देंगी। मैं भी इसी बात पे अटक जाता हूँ यार, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा, क्यों? मतलब आज तो तकनीक 2015 से भी कहीं ज्यादा आगे है। आज एप्पल विजन प्रो जैसे गैजेट्स मौजूद हैं जो एक पूरा का पूरा वर्चुअल थिएटर आपकी आंखों के सामने खड़ा कर देते हैं। हाँ, वो तो है। तो फिर कोई भी इंसान ट्रैफिक में फंसकर, महंगी पार्किंग के पैसे देकर और इतना महंगा टिकट खरीदकर थिएटर क्यों जाएगा? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? सुनने में तो यही लॉजिकल लगता है ना कि लोग घर पर ही रहेंगे, लेकिन सिनेमा यूनाइटेड की जो 2025 की रिपोर्ट है उसका डेटा इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा, रिपोर्ट क्या कहती है? आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ उत्तरी अमेरिका में सिनेमा घरों ने खुद को अपग्रेड करने के लिए पिछले 1 साल में $1.5 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया है। $1.5 बिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, सिनेमा घरों की इस वापसी को लीड वो लोग कर रहे हैं जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है। रुकिए, जेन ज़ी? हाँ, बिल्कुल। वो पीढ़ी जो हर वक्त अपने स्मार्टफोन से चिपकी रहती है, वो थिएटर जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। रिपोर्ट के मुताबिक वे अब औसतन साल में 6.1 बार सिनेमा घर जा रहे हैं। मतलब हर 2 महीने में कम से कम एक बार? हाँ, जेन-ज़ी दर्शकों के सिनेमा जाने की दर में 25% की भारी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका में 12 से 74 साल की आबादी के 77% हिस्से ने पिछले साल कम से कम एक फिल्म थिएटर में जाके देखी है। क्या बात कर रही हैं? तो 2015 की वो कयामत वाली भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई। बिल्कुल। लेकिन सवाल वही है, ऐसा क्यों हुआ? जेन-ज़ी घर पर बैठकर अपनी पर्सनल स्क्रीन पर फिल्म क्यों नहीं देखना चाहती? अगर हम मैकिन्सी के उपभोक्ता व्यवहार यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा है उसको इसके साथ जोड़े ना तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बात सिर्फ एक कहानी देखने की नहीं है। जेन-ज़ी डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़ी हुई पीढ़ी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे अकेली पीढ़ी भी है।
सही पॉइंट है। इसलिए वे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस और साझा सामाजिक अनुभव चाहते हैं। थिएटर जाना अब सिर्फ फिल्म देखना नहीं रहा, ये एक पूरा इवेंट बन गया है। मतलब दोस्तों के साथ तैयार होकर बाहर जाना। बिल्कुल, तैयार होना, यूनिक स्नैक्स ट्राई करना और एक अंधेरे कमरे में अजनबियों के साथ किसी जोक पर हंसना या किसी बड़े एक्शन सीन पर ताली बजाना। हाँ, वो एनर्जी अलग होती है। घर का कोई भी महंगा VR हेडसेट आपको वो सामूहिक ऊर्जा नहीं दे सकता। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब इंसान की जो एक सामाजिक प्राणी होने की बुनियादी फितरत है ना, वो तकनीक पर भारी पड़ गई। एकदम सही। दर्शक अब सिर्फ एक सफेद पर्दे के सामने बैठकर खुश नहीं है, लेकिन अगर दर्शकों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं, तो सिनेमा घर ये नया अनुभव कैसे दे रहे हैं? जो $1.5 बिलियन खर्च हुए, वो कहाँ गए? तो यहीं पर तकनीक थिएटर्स को मारने के बजाय उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सिनेमा वर्क्स की जो 2026 ट्रेंड रिपोर्ट है, वो इसके मैकेनिज्म को बहुत गहराई से समझाती है। रिपोर्ट के अनुसार 3D चश्मे अब पुरानी बात हो चुके हैं। अच्छा, 3D आउटडेटेड हो गया? हाँ, अब असली फोकस सेंसरी एनहांसमेंट पर है, यानी हमारी इंद्रियों को महसूस कराने वाली तकनीक पर। थिएटर्स अब हैप्टिक फीडबैक वाली सीटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। क्या इसका मतलब ये है कि जब पर्दे पर कोई धमाका होगा तो आपकी सीट भी वाइब्रेट करेगी, जैसे हम गेमिंग कंट्रोलर्स में देखते हैं? ये सिर्फ वाइब्रेशन से कहीं आगे की चीज है। ये सीटें फिल्म के ऑडियो की लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। अच्छा। यानी अगर पर्दे पर कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो आपको इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सच में महसूस होगी, और अगर कोई डायनासोर कदम आंकता है तो आपको एक भारी झटका लगेगा। अरे वाह। इसके साथ है ना, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। थिएटर के जो HVAC सिस्टम होते हैं, मतलब हीटिंग और वेंटिलेशन वाले सिस्टम, हाँ, उनको अब खुशबू और तापमान बदलने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। सच में? खुशबू के लिए? बिल्कुल। अगर पर्दे पर बारिश हो रही है तो हॉल का तापमान कुछ डिग्री गिर जाएगा और आपको मिट्टी की सोंधी महक भी आएगी। ये तो सच में किसी बड़े थीम पार्क की राइड जैसा अनुभव लग रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि स्क्रीन की तकनीक भी बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, पर्दे की तकनीक में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। जो पारंपरिक लेजर प्रोजेक्टर होते थे ना, जो एक बीम के जरिए हवा में से लाइट फेंकते थे, हाँ, वो पीछे से जो लाइट आती थी, उनकी जगह अब माइक्रो LED स्क्रीन्स ले रही हैं। माइक्रो LED? इनमें लाखों छोटे पिक्सल होते हैं जो खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं। इसका मतलब है ट्रू ब्लैक, और ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो पहले किसी ने थिएटर में देखा ही नहीं था। इसे सुनकर मुझे वो अपनी उपमा याद आ रही है। ये ऐसा है जैसे किसी फास्ट फूड जॉइंट को रातों रात एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में बदल दिया गया हो। बिल्कुल। मतलब फास्ट फूड जॉइंट में आप सिर्फ जल्दी से पेट भरने जाते हैं जी, लेकिन मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में दर्शक सिर्फ खाने, मेरा मतलब है सिर्फ फिल्म के लिए नहीं आते। हाँ, वो अनुभव के लिए आते हैं। वो इस पूरे माहौल, एक्सक्लूसिव फील और प्रीमियम सर्विस के लिए पैसे देते हैं। ये तुलना बहुत सटीक है, क्योंकि सिनेमा घरों का नया बिजनेस मॉडल ठीक इसी अर्थशास्त्र पर काम कर रहा है। इंडस्ट्री अब समझ चुकी है कि सिर्फ टिकटों की बिक्री से इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टिक सकता। तो फिर वो पैसे कैसे बना रहे हैं? इसलिए गामे पॉपकॉर्न, प्रीमियम लाउंज और लॉयल्टी प्रोग्राम्स उनके मुनाफे का मुख्य जरिया बन गए हैं। और वे अब सिर्फ फिल्मों पर निर्भर नहीं है। अच्छा, फिल्मों के अलावा भी कुछ चल रहा है थिएटर्स में? हाँ, खाली समय में लाइव स्पोर्ट्स, बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और यहाँ तक कि ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की स्क्रीनिंग हो रही है। अरे वाह। सिनेमा यूनाइटेड के आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 25 के बीच थिएटर्स के लॉयल्टी सब्सक्रिप्शन में 15% का उछाल आया है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल उनके रेवेन्यू को स्थिर बनाता है। यानी थिएटर्स ने खुद को एक प्रीमियम अनुभव बेचने वाले प्लेटफॉर्म में बदल लिया है। बिल्कुल। लेकिन देखो, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? थिएटर्स चाहे जितनी अच्छी माइक्रो LED लगा लें, हाँ, या हवा में खुशबू छोड़ लें, उन्हें चलाने के लिए अच्छी और एक्सक्लूसिव फिल्में तो चाहिए ही होंगी ना। हाँ, कंटेंट तो राजा है। और यहीं से पारंपरिक हॉलीवुड स्टूडियोज और नई स्ट्रीमिंग कंपनियों के बीच असली जंग शुरू होती है। मैंने एलियट्स की 2026 की रिपोर्ट में एक ऐसी अफवाह पढ़ी जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। आप वार्नर ब्रदर्स वाली अफवाह की बात कर रहे हैं? हाँ, हॉलीवुड की 100 साल पुरानी और सबसे आइकॉनिक कंपनियों में से एक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, क्या नेटफ्लिक्स सच में उसे खरीदने पर विचार कर रहा है? देखिए, इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की अफवाहें बहुत जोरों पर है, और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सत्ता का जो संतुलन है वो अब पूरी तरह से पलट चुका है। मतलब जो स्टूडियोज कभी राज करते थे, हाँ,
जो स्टूडियोज पिछले एक सदी से सिनेमा पर राज कर रहे थे, वे अब कर्ज के बोझ और स्ट्रीमिंग कंपनियों के भारी कैश फ्लो के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। और इस पूरी जंग के केंद्र में जो मैकेनिज्म है ना, उसे थिएट्रिकल विंडो कहते हैं। थिएट्रिकल विंडो मतलब कोई फिल्म थिएटर्स में कितने दिन तक एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाई जाएगी, वो समय। बिल्कुल सही। पारंपरिक रूप से सिनेमा घर चाहते हैं कि ये विंडो कम से कम 45 दिन की हो, क्योंकि कमाई तो उसी से होती है। हाँ, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का 80% रेवेन्यू इन्हीं दिनों में आता है। लेकिन नेटफ्लिक्स और दूसरी जो स्ट्रीमिंग कंपनियां हैं, उनका मॉडल एकदम अलग है। वो क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि फिल्में सिनेमाघरों में सिर्फ 17 दिन रहें और उसके तुरंत बाद उनके ऑनलाइन ऐप पर आ जाएं। 17 दिन बस? हाँ, उनका अर्थशास्त्र इस बात पर टिका है कि अगर नई फिल्म जल्दी ऐप पर आएगी तो लोग उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल नहीं करेंगे। यार ये तो सीधा टकराव है। मतलब अगर कोई परिवार जानता है कि फिल्म महज 17 दिन बाद उनकी टीवी पर आ जाएगी, तो वो थिएटर में जाकर इतने महंगे टिकट और पॉपकॉर्न पर पैसे क्यों खर्च करेंगे? यही तो सिनेमा घरों का सबसे बड़ा डर है। और इसी अनिश्चितता और भारी जोखिम को कम करने के लिए ना, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन यानी कंपनियों का विलय और बड़े अधिग्रहण हो रहे हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा रही हैं। एकदम। जैसे Amazon ने MGM स्टूडियो को $8 बिलियन में खरीद लिया। 8 बिलियन? ताकि उनके पास जेम्स बॉन्ड जैसी फ्रेंचाइजी के $1 बिलियन के राइट्स आ जाए। हाँ, Amazon का हॉलीवुड स्टूडियो खरीदना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस रिपोर्ट में एक और खबर थी जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आप शायद डिज्नी और टेलर स्विफ्ट की डील की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी टेलर स्विफ्ट की इवेंट और प्रोडक्शन कंपनी को $4 बिलियन में खरीदने की योजना बना रहा है। $4 बिलियन एक पॉप स्टार के लिए। इस आंकड़े की गंभीरता को समझने के लिए जरा 10 साल पीछे चलते हैं। डिज्नी ने लुकास फिल्म को भी लगभग इतने ही पैसों में खरीदा था। अच्छा। जिससे उन्हें स्टार वॉर्स और इंडियाना जोन्स जैसी ऐतिहासिक फिल्मों के अधिकार मिले थे। रुकिए, इसे थोड़ा पचाने का समय लेते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आज के समय में एक अकेली पॉप स्टार की जो ब्रांड वैल्यू है और उसकी कंपनी है, वो हॉलीवुड के उस ऐतिहासिक स्टूडियो के बराबर है जिसने पूरी दुनिया को स्टार वॉर्स दिया था? डेटा तो यही कह रहा है। ये तो सच में सत्ता पलटने वाली बात हो गई यार। बिल्कुल, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज की तारीख में ऑडियंस अटेंशन और एक लॉयल फैन बेस की कीमत किसी भी पुरानी विरासत से बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब से एक बहुत बड़ा और चिंताजनक सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर स्ट्रीमिंग कंपनियां सब कुछ खरीद रही हैं और थिएटर्स को सिर्फ बड़े प्रीमियम सेंसरी अनुभव बेचने हैं, तो फिर क्या भविष्य में थिएटर्स में सिर्फ एवेंजर्स या ड्यून जैसी मेगा बजट और स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्में ही बचेंगी? जो छोटी फिल्में हैं या जो कहानी प्रधान मिड बजट फिल्में हैं, वो कहाँ जाएंगी? सीधा सा जवाब है, वे सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जा रही हैं। और इस शिफ्ट के प्रभाव को समझने के लिए ना, हमें सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारत का उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम भारत का बाजार देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। EY और फिक्की की जो 2025 की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट है, वो एक बहुत बड़े बदलाव की पुष्टि करती है। भारत जैसे बड़े और सिनेमा प्रेमी देश में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। भारत में तो सिंगल स्क्रीन और सिनेमा को लेकर हमेशा से एक अलग ही दीवानगी रही है। तो क्या भारत के आंकड़े भी ग्लोबल ट्रेंड से मेल खा रहे हैं? आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया है। टीवी को पीछे छोड़ दिया भारत में? हाँ, अब ये पूरे सेक्टर के रेवेन्यू का 32% हिस्सा बन गया है। और इसका सबसे बड़ा इंजन पता है क्या है? वीडियो। अच्छा। डिजिटल सेक्टर के कुल रेवेन्यू का 60% सिर्फ वीडियो कंटेंट से आ रहा है। मतलब दर्शक अब प्राइम टाइम टीवी सीरियल्स के बजाय अपने स्मार्ट टीवी और फोन पर डिजिटल वीडियो कंटेंट देख रहे हैं। एकदम सही। लेकिन क्या इस डिजिटल बूम का असर भारतीय सिनेमा घरों के बॉक्स ऑफिस पर दिखा है? बहुत गहरा असर दिखा है। 2024 में भारत में कुल 1600 फिल्में रिलीज हुई। 1600? हाँ, लेकिन फिर भी थिएट्रिकल रेवेन्यू में 5% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट आई इतनी फिल्मों के बाद भी? और सबसे बड़ी बात, 1600 में से सिर्फ 11 हिंदी फिल्में ऐसी थीं जो $1 बिलियन यानी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई। सिर्फ 11 फिल्में? बाप रे। हाँ, ये तो सीधे तौर पर ये साबित करता है कि दर्शक थिएटर तो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन चुनिंदा इवेंट फिल्मों के लिए जो उन्हें घर पर वो बड़े पर्दे वाला मिशेलिन स्टार अनुभव दे सकती है।
बिल्कुल वही प्रीमियम अनुभव। बाकी सारा कंटेंट वो डिजिटल पर ही देख रहे हैं। और इस बदलाव को ना हम दूसरे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं। उपभोक्ता का पैसा कहाँ जा रहा है, ये बहुत तेजी से बदल रहा है। कोई और उदाहरण है रिपोर्ट में? उदाहरण के लिए जब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया तो टैक्स के इस बोझ के कारण गेमिंग के रेवेन्यू में 6% की गिरावट आ गई। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, लोग अब क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसे देने को तैयार हैं। भारत में पेड म्यूजिक सब्सक्रिप्शंस 7 मिलियन से बढ़कर 10.5 मिलियन हो गए हैं। मतलब लोग अब विज्ञापनों से बचने के लिए खुशी-खुशी पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी इंडस्ट्री में एक जद्दोजहद चल रही है। हर कोई अपना मुनाफा बचाना चाहता है और लागत कम करना चाहता है। सही बात। और जब आज के समय में लागत कम करने या एफिशिएंसी की बात आती है ना, तो सिर्फ एक ही तकनीक का नाम गूंजता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, AI। मैंने पढ़ा था कि डिज्नी ने OpenAI के नए वीडियो जनरेशन टूल सोरा में $1 बिलियन का निवेश किया है। और ये निवेश सिर्फ एक प्रयोग नहीं, AI पूरी प्रोडक्शन चेन के मैकेनिज्म को बदल रहा है। ये अब केवल स्क्रिप्ट लिखने या कहानी के आइडियाज जनरेट करने तक सीमित नहीं है। तो और क्या कर रहा है AI? अगर हम डबिंग और स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन का ही उदाहरण लें, पहले किसी हॉलीवुड फिल्म को 10 अलग-अलग भाषाओं में डब करने में महीनों लगते थे। हाँ, आवाज के अभिनेताओं को बुलाना पड़ता था, स्टूडियो बुक होते थे। बिल्कुल। अब AI लिप सिंक तकनीक के साथ ओरिजिनल एक्टर की आवाज को ही किसी भी भाषा में डब कर देता है। ओरिजिनल आवाज में? हाँ, और वो भी इस तरह के होठों की हरकत भी उस नई भाषा के हिसाब से बदल जाती है। यार, यानी अगर टॉम क्रूज हिंदी बोल रहे हैं तो उनके होठ भी बिल्कुल हिंदी शब्दों के हिसाब से हिलेंगे। एकदम परफेक्टली। इससे तो डबिंग स्टूडियोज का करोड़ों का खर्च बच जाएगा। और विजुअल इफेक्ट्स, जो VFX होता है, उसमें भी AI का बहुत इस्तेमाल हो रहा है ना? बहुत ज्यादा। VFX का जो काम पहले हजारों एनिमेटर्स महीनों तक करते थे, जैसे बैकग्राउंड से किसी चीज को हटाना या फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग करना, वो काम अभी AI कुछ ही घंटों में कर रहा है। ये तो गेम चेंजर है। और इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प तकनीक है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये क्या है और ये थिएटर्स में कैसे काम करता है? इसमें ना सिनेमा घरों के प्रोजेक्टर्स और साउंड सिस्टम में छोटे-छोटे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स लगाए जाते हैं। अच्छा, सेंसर्स क्या करते हैं? ये सेंसर्स मशीन के पंखे की आवाज और कंपन को लगातार सुनते रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी शुक्रवार को बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और प्रोजेक्टर के किसी बल्ब या फैन में हल्की सी भी खराबी आने वाली है, तो वो पहले ही बता देगा? हाँ, AI हफ्तों पहले ही थिएटर मैनेजर को अलर्ट कर देता है कि ये पार्ट खराब होने वाला है, इसे बदल दे। अरे वाह, इससे तो शो के बीच में कैंसिल होने का जो भारी नुकसान होता है वो बच जाता होगा। बिल्कुल बच जाता है। तो अगर इन सब बातों को एक साथ रखकर देखा जाए ना, तो AI अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो फिल्म के सेट पर, स्टूडियो के एडिटिंग रूम में और सिनेमा घर के प्रोजेक्शन रूम में एक अदृश्य को डायरेक्टर और मैनेजर बनकर बैठ गया है। सही कहा। और EY की रिपोर्ट में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है कि 2025 के बाद जो भी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो अपने कामकाज में AI को नहीं अपनाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। हाँ, वे बढ़ती लागत के कारण बाजार की इस दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण का असल निचोड़ क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? 2015 का वो वर्चुअल रियलिटी वाला डर सच नहीं हुआ। तकनीक ने सिनेमा को मारा नहीं, बल्कि उस डर ने सिनेमा घरों को और बेहतर और अधिक इमर्सिव बनने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है। आज थिएटर सिर्फ सफेद पर्दे और कुर्सियां नहीं रहे, वे एक पूर्ण सेंसरी पैलेस बन गए हैं। एकदम सही। और व्यापार के स्तर पर देखें तो स्ट्रीमिंग कंपनियां पुराने स्थापित स्टूडियोज को निगल रही हैं। डिज्नी जैसी कंपनियां आज एक पॉप स्टार को किसी ऐतिहासिक फिल्म फ्रेंचाइजी के बराबर आंक रही हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। और AI कंटेंट बनाने से लेकर उसे थिएटर्स तक सुचारू रूप से पहुंचाने के पूरे विज्ञान को बदल रहा है। बिल्कुल। देखो, श्रोताओं के लिए सब जानना बहुत जरूरी है। जो भी लोग कहानियां देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उन्हें ये समझना होगा, क्योंकि आखिर में ये सारी अरबों डॉलर की जंग हमारे लिए ही तो लड़ी जा रही है। हाँ, हमारे अटेंशन के लिए। बिल्कुल। आज की दुनिया में हमारा समय और हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन सबसे कीमती करेंसी बन चुका है। पूरी वैश्विक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी अटेंशन को जीतने के लिए अपनी नींव को पूरी तरह से बदल रही है। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत ही गहरी बात है जो किसी को भी सोच में डाल सकती है।
हमने शुरुआत में कहा था कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे साझा अनुभव पसंद है। हाँ, हमने जेनजी के संदर्भ में बात की थी। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में एआई और वर्चुअल मेटावर्स इतने उन्नत हो जाएं कि वो किसी फिल्म की कहानी, उसके किरदारों, भाषा और विजुअल प्रभावों को हर एक दर्शक की व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से 100% कस्टमाइज कर दें। मतलब एक दर्शक के लिए वही फिल्म एक डार्क थ्रिलर हो और दूसरे दर्शक के लिए वो एक हल्की फुल्की कॉमेडी बन जाए, तो क्या हम इंसानियत के तौर पर वो साझा अनुभव हमेशा के लिए खो देंगे? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। वही तो, वो पल जहां पूरी दुनिया एक साथ एक ही अंधेरे कमरे में बैठकर एक ही कहानी पर हंसती या रोती थी, क्या वो खत्म हो जाएगा? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।